मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है उष्मा इंजन, हीट इंजन। और इससे पहले अपन कर चुके हैं ऊष्मीय प्रक्रम, जिसमें 5 प्रकार के प्रक्रम अपन ने पढ़े हैं और प्रत्येक प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना भी की है, कैलकुलेशन भी की है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि हीट इंजन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको अपन छोटी क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो इंजन है, ये कॉन्सेप्ट है कार्नो इंजन का। इसका जो सबसे पहले जो व्यवहारिक इंजन का निर्माण किया था वो शादी कार्नो ने किया था, फ्रांसिस वैज्ञानिक ने। और कहीं पर भी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये केवल सबसे पहले थ्योरी दी गई और उस थ्योरी के बेस पर एक इंजन बनाया गया, जिसे ऊष्मा इंजन और उसके बाद में अपन कार्नो इंजन भी कहते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि ऊष्मा इंजन क्या है। एक ऐसे इंजन का निर्माण किया गया जिसमें ऊष्मा को यूज में लेके उससे कार्य करवाया गया, यानी ऊष्मा को कन्वर्ट किया गया किसमें, कार्य के अंदर, यानी हीट कन्वर्ट इनटू वर्क। तो ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाता है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, वह युक्ति जो ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य, या अपन बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, वह युक्ति जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वह युक्ति जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऊष्मा इंजन, हीट इंजन कहलाती है। एक ऐसी युक्ति है जो किसको कन्वर्ट करती है, ऊष्मा को कन्वर्ट करती है, किसमें, कार्य में कन्वर्ट करती है। इतना ध्यान रखना आपको, हीट को कन्वर्ट करती है वर्क के अंदर। तो उस डिवाइस का नाम दिया गया है ऊष्मा इंजन, यानी हीट इंजन, जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और ऊष्मीय इंजन का जो निर्माण है वो फ्रांसिस वैज्ञानिक शादी कार्नो द्वारा किया गया। इस इंजन का निर्माण फ्रांसिस वैज्ञानिक शादी कार्नो द्वारा किया गया। सबसे पहला जो ऊष्मा इंजन था वो बनाया था फ्रांसिस वैज्ञानिक शादी कार्नो, जिसको अपन कार्नोट भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऊष्मा इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। यानी एक इंजन जब अपन बनाते हैं तो उस इंजन के अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। ऊष्मा इंजन के प्रमुख भाग, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रमुख भाग निम्नलिखित।
अपने एग्जाम के अंदर बी पार्ट के अंदर ऊष्मा इंजन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ऊष्मा इंजन के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इसके 3 भाग जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाग की अपन बात करें तो उसका नाम है ऊष्मा स्रोत, जिसको अपन बोलते हैं हीट सोर्स। सबसे पहला जो भाग है वो है ऊष्मा स्रोत। साथ साथ में अपन डायग्राम भी देखेंगे इसका। हीट जो सोर्स है, ऊष्मा स्रोत है वो क्या है? देखो, ऊष्मा इंजन के अपन डायग्राम की बात करते हैं। इसके अंदर 3 ही पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है ऊष्मा इंजन के अंदर। अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं, ये होता है अपने पास ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा इंजन का सबसे प्रमुख भाग जो है वो कौन सा है? ऊष्मा स्रोत, जिसका टेम्परेचर अपन मानते हैं T1 केल्विन। फिर इसके बाद में कार्यकारी पदार्थ होता है। इसके बाद में क्या होता है? कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। और उसके बाद में इसके अंदर होता है ऊष्मा सिंक। तीसरा जो इसका प्रमुख पार्ट है वो है ऊष्मा सिंक, जिसका ताप अपन मान लेते हैं T2 केल्विन। एक ऊष्मा इंजन के अंदर 3 पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पार्ट है वो ऊष्मा स्रोत, जिसका ताप T1 केल्विन मानते हैं। दूसरा जो है वो कार्यकारी पदार्थ यानी वर्क डन सब्सटेंस, जिसको W से लिख दिया अपन ने। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऊष्मा सिंक, जिसका ताप है वो T2 केल्विन है। और विशेष आपको ध्यान रखना है कि स्रोत का ताप T1 और सिंक का ताप T2 में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो स्रोत का होता है। तो ऊष्मा स्रोत के बारे में अपन डिस्कस करें तो ऊष्मा स्रोत के बारे में अपन क्या लिखेंगे कि ऊष्मा स्रोत जो होता है हीट सोर्स है, जिसमें काफी मात्रा के अंदर ऊष्मा है। यानी इतनी ऊष्मा है कि आप इससे कितनी भी ऊष्मा ले लो, इसके टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अपन इससे हीट लेंगे तो इसके टेम्परेचर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऊष्मा स्रोत की बात करें तो यह है ऊष्मा इंजन का। एक इंजन बनाओगे तो आपको 3 पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, यानी 3 पार्ट की जरूरत पड़ेगी अपने को। यह है ऊष्मा इंजन का सबसे प्रमुख भाग, सबसे प्रमुख भाग है। हालांकि जो ऊष्मा इंजन बनाते हैं वो उसके मॉडिफाई करने के लिए उसमें और भी चीजें ऐड करते हैं, लेकिन मोटा मोटी अपन बात करें तो कोई भी इंजन बनाओगे तो कम से कम ये जो 3 पार्ट हैं अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी, जिनको अपन बोलते हैं कि सफिशिएंट, इनकी तो आपको रिक्वायर्ड होगी जरूर। तो यह ऊष्मा इंजन का सबसे प्रमुख भाग है। यह उच्च ताप, और उच्च ताप कितना लिया है इसका? T1 केल्विन पर होता है, यानी इसका ताप बहुत ज्यादा होता है। इससे कितनी भी ऊष्मा लेने पर इसके ताप में कोई प्रभाव नहीं
यानी आप समझ सकते हो कि इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि इससे आप कितनी भी उष्मा ले लो तो इसके टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैं इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कार्यकारी पदार्थ को उष्मा देना है। और कितनी उष्मा देता है? मान ले अपन Q1 उष्मा देता है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, इसका प्रमुख कार्य उष्मा स्रोत का प्रमुख कार्यकारी पदार्थ देखो क्या होता है। कार्यकारी पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिससे अपन कार्य करवा रहे हैं। कार्यकारी पदार्थ के रूप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। हीट इंजन जो बनाते हैं, कार्यकारी पदार्थ के रूप में कुछ भी हो सकता है, XYZ। जो पदार्थ कार्य करेगा उसको अपन बोलते हैं कार्यकारी पदार्थ। और कार्यकारी पदार्थ के रूप में कुछ भी हो सकता है। इसका प्रमुख कार्य कार्यकारी पदार्थ को उष्मा देना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उष्मा स्रोत का मुख्य कार्य क्या है, तो उष्मा स्रोत का मेन जो वर्क है वो है कार्यकारी पदार्थ, जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको उष्मा देना है। ये इसका पहला पार्ट है हीट इंजन का उष्मा स्रोत। यानी उष्मा स्रोत है क्या? इसमें इंजन का प्रमुख भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है। यह उच्च ताप T1 केल्विन पर होता है और इससे कितनी भी उष्मा लेने पर इसके ताप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रमुख कार्य कार्यकारी पदार्थ को उष्मा देना होता है। ये उष्मा इंजन का पहला भाग है। अब अपन बात कर लेते हैं कार्यकारी पदार्थ, इसका जो सेकंड पार्ट है। अब इसके अंदर देखो कार्यकारी पदार्थ है क्या? कार्यकारी पदार्थ के रूप में जनरली गैस का यूज किया जाता है। और मैंने आपको बताया कार्यकारी पदार्थ के रूप में कुछ भी पदार्थ हो सकता है जो वर्क करेगा अपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो कार्यकारी पदार्थ होगा। अब देखो कार्यकारी पदार्थ का मेन वर्क क्या है? उष्मा स्रोत से ये उष्मा लेगा। जैसे अपन ने बात की, कितनी उष्मा लेगा? Q1। और उष्मा स्रोत से उष्मा लेकर ये कार्य करेगा। तो सेकंड जो पार्ट है वो है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ यानी इसको अपन बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कार्यकारी पदार्थ उष्मा इंजन में क्या लिया गया था। उष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक सिलेंडर में गैस भरी जाती है। यह गैस सबसे ज्यादा वर्क कब करेगी? जब ये आदर्श हो। यह गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक सिलेंडर में क्या भरते हैं अपन? गैस भरी जाती है। यानी एक सिलेंडर रखते हैं, उसमें गैस भरी जाती है। हालांकि और भी इसमें होते हैं, पिस्टन वगैरह, आपकी जो पुली है, फ्रिक्शन लेस जो है, इसमें एनर्जी का किसी भी प्रकार से लॉस नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो अपन डीजल इंजन है, हीट इंजन है, ये जो चीजें अपन पढ़ते हैं। लेकिन अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं एक बार, ठीक है। और यह गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। आप ये बोल सकते हो कि उष्मा इंजन जब आप बनाओगे तो कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक सिलेंडर के अंदर गैस भरोगे आप, और वो जो गैस है ये मान लीजिए कि आप एक आदर्श गैस है, आइडियल गैस। और एक आइडियल गैस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि टीजी के अंदर जो पीवी इक्वल्स टू क्या होती है? एनआरटी होती है। कार्यकारी पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है? कार्य करना। और किस चीज से कार्य करना? यानी
सेल्फ एनर्जी से यानी स्वयं की ऊर्जा से या फिर उष्मा स्रोत से उष्मा लेके कार्य करते हैं। तो कार्यकारी पदार्थ के रूप में गैस का यूज किया जाता है, लेकिन इसका प्रमुख कार्य है उष्मा स्रोत से उष्मा ले, जैसे यहां पर Q1 उष्मा ले और फिर कार्य करे। इसका मुख्य कार्य कार्यकारी पदार्थ का, इसका मुख्य कार्य स्रोत से यानी इससे उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण कर उसे कार्य में परिवर्तित करना होता है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में गैस ली जाएगी जो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, और इसका जो प्रमुख कार्य होगा वो प्रमुख कार्य क्या है कि ये स्रोत से उष्मा लेकर या उष्मा ग्रहण करके उसे कार्य में परिवर्तित कर दे, यानी हीट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, वर्क के अंदर। और उष्मा इंजन के डेफिनेशन में अपने इसी के बारे में डिस्कस किया था कि एक ऐसी युक्ति होगी जो उष्मा को कन्वर्ट कर देती है किसमें, कार्य में। तो यहां पर कार्यकारी पदार्थ जो है वो हीट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कार्य के रूप में। थर्ड स्टेप है इसका उष्मा सिंक। इसी के बेस पे आपका इसके बाद में आएगा सादी कार्नो इंजन, और उसके बाद में आएगी कार्नोथोरम, कार्नो प्रोसेस, कार्नो परमी जो है। तो कई सारे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और जब तक उष्मा इंजन समझ में नहीं आएगा तो बाकी के आगे आने वाले इंजन जैसे कार्नो इंजन है, कार्नो इंजन की परमे है, कार्नो चक्र है, ये अपने को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थर्ड जो इसका मेन पार्ट है वो है उष्मा सिंक। हीट सिंक, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 केल्विन। सिंक का मतलब क्या होता है, देखो जनरली डेली लाइफ में अपन नाम सुनते हैं सिंक। सिंक के अंदर होता है अनुपयोगी चीजों का जमा। तो इसके अंदर क्या होगा कि कार्यकारी पदार्थ है वो उष्मा स्रोत से उष्मा लेगा, Q1 उष्मा लेगा, उस Q1 उष्मा से कार्य करवाएगा W। लेकिन अपनी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी निकाय को अगर उष्मा दी जाए तो उस उष्मा का दो भागों में विभाजित हो जाता है। कुछ तो कार्य करने में खर्च हो जाता है, शेष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में खर्च हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी उष्मा को आप कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो उष्मा ली है इसने Q1 कार्यकारी पदार्थ ने, उस Q1 में से W कार्य किया, और अपने को थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि उस पूरी उष्मा को आप कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो शेष जो उष्मा बच गई वो कहां जाएगी, सिंक के पास जाएगी, और शेष मान लें कितनी बच गई, Q2 बच गई। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कितना कार्य किया गया, तो यहां पर W कितना आएगा, Q1 उष्मा ली और Q2 उष्मा दी सिंक को, तो किया गया कार्य क्या होगा, Q1 माइनस Q2, यानी स्रोत से ली गई उष्मा और सिंक को दी गई उष्मा के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, वर्क डन है। क्योंकि Q1 इसने ली है और Q2 इसको दी है, तो बाकी Q1 माइनस Q2 जो है उससे उसकी क्या किया है, वर्क किया है। ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिससे आप पूरी उष्मा को कन्वर्ट कर सकते हो कार्य के अंदर, यानी कार्य में यूज ले सकते हो। तो उष्मा सिंक यह उष्मा इंजन का एक ऐसा भाग है जिसका
मुख्य कार्य अनुपयोगी, अनयूजुअल, जो काम में नहीं आई है, अनुपयोगी ऊष्मा को ग्रहण करना होता है। ये ऊष्मा इंजन का एक ऐसा भाग है जिसका मेन जो कार्य है वो क्या है, जो ऊष्मा काम में नहीं है यह उसको ग्रहण करना होता है। इसका ताप स्रोत के ताप से कम होता है। ये कम क्यों होता है? देखो, अगर इसका टेम्परेचर अपन ज्यादा ले लें तो ऊष्मा है वो स्रोत से सिंक की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह है वो हमेशा क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अगर इसका ताप आपने उच्च रख दिया तो फिर आप ये जो ऊष्मा है इसको कार्य करवा के सिंक में नहीं भेज सकते, क्योंकि इसका ताप उच्च है। फिर ये प्रोसेस हो जाएगी निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। और दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो टेम्परेचर को निम्न से उच्च ताप की ओर स्वतः ही पहुंचा दे, यानी बाह्य बल बिना ही पहुंचा दे। तो ध्यान रखना है, सिंक का ताप कम रखना है तभी उसके अंदर ऊष्मा जा पाएगी। अब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, अनुपयोगी ऊष्मा को ग्रहण करना होता है और इसका ताप स्रोत के ताप से कम होता है। तो ये है 3 पार्ट ऊष्मा इंजन के। सबसे पहला पार्ट अपन ने देखा ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन, और उसके बाद में कार्यकारी पदार्थ जो स्रोत से ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा सिंक और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार किसी भी निकाय से ली गई ऊष्मा को आप पूरी की पूरी कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो शेष जो ऊष्मा बच गई वो किसके पास जाएगी, सिंक के पास जाएगी। उसके बाद में प्रत्येक इंजन की एक दक्षता होती है। देखो, एफिशिएंसी, दक्षता का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, यानी कैपेसिटी। ये प्रत्येक व्यक्ति की भी हो सकती है, अपनी भी अपन दक्षता निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस इंजन की दक्षता के बारे में अपन डिस्कस कर ले सकते हैं। और बी पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन के प्रमुख भागों को समझाना है और ऊष्मा इंजन की दक्षता के बारे में डिस्कस करना है। ऊष्मा इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ऊष्मा इंजन की दक्षता, दक्षता देखो कैसे निकलती है। दक्षता का मतलब है इंजन द्वारा किया गया कार्य, इंजन द्वारा किया गया कार्य, यानी ऊष्मा इंजन द्वारा किया गया कार्य और स्रोत से ली गई ऊष्मा, स्रोत से ली गई ऊष्मा। दक्षता का फॉर्मूला ध्यान रखना, आई होप आप जानते भी होंगे इसको। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता के लिए आप डेफिनेशन बना सकते हो कि इंजन द्वारा किया गया कार्य तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। इसको ईटा से लिखते हैं। दिस इज ईटा। इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना है, W, और स्रोत से ली गई ऊष्मा कितनी है, Q1। तो ये इसकी दक्षता है, ईटा इक्वल्स टू W/Q1। या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, चूंकि W बराबर कितना है अपने पास, Q1 माइनस Q2। W बराबर कितना है, Q1 माइनस Q2। तो ईटा इक्वल्स टू W की जगह अपन लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2/Q1। और यहां Q1 से इसको डिवाइड करें तो ईटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 माइनस Q2/Q1। और इसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो यहां से ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2/Q1, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। अब देखो, इस दक्षता को 100% होने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये 1 माइनस Q2/Q1 है, इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी आपको। इसकी वैल्यू अपन अगर 0 करेंगे तो ये 1 है, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें इंजन की दक्षता क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन इस वैल्यू को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 0 करने के लिए देखो, या तो Q2 का मान अपन 0 करेंगे, तो 0 में किसी भी क्वांटिटी का भाग देंगे अपन तो 0 आएगा। तो Q2 का मान 0 करना है, Q2 का मान 0 करना है, इसका मतलब सिंक के पास जाने वाली उष्मा क्या होगी, 0। सिंक के पास जाने वाली उष्मा अगर 0 हो गई तो W बराबर क्या, Q2 का मान जैसे 0 हो गया, तो Q2 का मान अगर 0 हो गया तो ये वहां Q2 का मान 0, तो W बराबर Q1 बच गया। Q1 क्या है, स्रोत से ली गई उष्मा, और स्रोत से ली गई उष्मा पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई, कार्य में। और अपना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि पूरी की पूरी जो उष्मा है आप कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि dQ बराबर dW प्लस du, कुछ ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में भी खर्च होती है उष्मा। तो यहां पर Q2 का मान 0 करना पड़ेगा, यानी सिंक के पास बिल्कुल भी हीट न जाए, और ऐसा संभव नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही कहता है। तो किसी भी इंजन की दक्षता है वो 100% नहीं हो सकती, एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। इसके बाद में कार्नो ने एक इंजन बनाया था जिसकी दक्षता सभी इंजन की दक्षता से सर्वाधिक पाई गई, और ऐसा इंजन था जो उत्क्रमणीय प्रक्रम के ऊपर कार्य करता है। रिवर्सेबल जो प्रोसेस अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो चक्रीय प्रक्रम के अंदर काम करता हुआ अपनी दक्षता को अप्रोक्सीमेटली 100% के पास पहुंचा देता है। तो ध्यान रखना है, किसी भी इंजन की दक्षता है वो 100% नहीं हो सकती।